अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इलाके के हमारे कॉरपोरेटर सलीम सहारा साहब, गठनेता नासिर सिद्दीकी साहब, तमाम कॉरपोरेटर्स, इस इलाके के हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत, बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, अभी अभी अनवर क़ादरी साहब ने आपको एक किस्सा सुनाया दो मेंढकों का। एक मेंढक जो कूद कर ऊपर आ जाता है वो मेंढक मैं हूं। इसलिए मैं हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे भाइयों, आज से करीब एक महीना भर पहले जब हम इस कश्मकश में थे कि इलेक्शन लड़े ना लड़े, औरंगाबाद शहर के ऐसे बहुत सारे मेंढक थे जो कहते थे तुम वहीं रहो, नहीं आ सकते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो मेंढक पानी में गिरा है उस मेंढक का नाम इम्तियाज जलील है। बहुत बातें की गई, हमें भी ऐसा लगा कि क्या ये मुमकिन होगा। कहीं ना कहीं हम भी इस कश्मकश में थे, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मंजर मैंने 2014 के अंदर इस शहर के अंदर देखा था, जो मंजर मैंने यहाँ की नौजवानों के बीच में देखा था, जो जज्बा और जो जोश देखा था, जो बुजुर्गों की दुआएं देखी थी, मैंने कहा कि 2014 के अंदर लोग मुझे जानते नहीं थे, इसके बावजूद भी जिस शिद्दत से उन लोगों ने मेरे लिए इबादत की थी, दुआएं मांगी थी, जो नौजवान मुझे पहचानते थे नहीं, वो लोगों का जोश देखते ही बनता था। मैंने कहा कि अगर ये 2014 के अंदर मुमकिन था तो इंशाअल्लाह 2019 के अंदर भी यकीनन ये मुमकिन होगा। और ये इसलिए मुमकिन होगा मेरे भाइयों, जब लोग ये कहते थे कि हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी सोच ये थी कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, पर तुम कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। हम कोशिश करने के लिए उतरे थे मैदान में, हम सोचते थे कि हमारी कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन महज एक 8-10 दिन गुजरे हैं, अब वो कोशिश नहीं है हमारा, उस कोशिश अब एक यकीन में बदल गया है कि 23 मई को दोबारा इस जमीन के ऊपर हरा रंग से हम लोग होली खेलेंगे। हरे रंग में डूबेंगे, नीले रंग में हम डूबेंगे, क्योंकि आज हम अलग अलग छोटे छोटे गांव में जब जाते हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, छोटे छोटे से गांव में हम जा रहे हैं, ऐसे कस्बों में हम जा रहे हैं, ऐसे इलाकों के अंदर जा रहे हैं। कुछ दिन पहले गंगापुर के एक छोटे से कस्बे में मैं गया। ढगे साहब, महज 25 घरों की एक बस्ती थी और पूरे के पूरे पर्दे साहब दलितों की बस्ती थी। सुबह 8, साढ़े 8 का वक्त था। एक बुजुर्ग महिला सामने से आ रही थी, दलित समाज की थी। मैंने उससे पूछा कि ताई, या वेरी मत कुनाला देनार। वो मेरी तरफ देखी और उसने कहा कि या वेरी मी मत वंचित बहुजन आघाडीचे जे जल्ली भाई आहे ना त्यांना देणार मी।
जिस महिला को मेरा नाम नहीं पता, जिस महिला को मेरा चेहरा नहीं पता, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके समाज को आदेश दिया है कि इस बार कुछ नहीं देखना, तुम्हारा वोट सिर्फ पतंग के ऊपर पड़ना, तो उनके लिए एक आदेश हो गया और वो आंख बंद करके पतंग के लिए आज पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज पूरा दलित समाज, पूरा बहुजन समाज एक ताकत के साथ खड़ा है, तो वहीं मेरे कौम के एक 8-10 मेंढका शहर भर में घूम रहे हैं और गणित समझा रहे हैं, गणित समझा रहे हैं। इतने वोट इसके, उतने वोट उसके, आएगा क्या? ये वो लोग हैं जो 2014 में जब मैं खड़ा हुआ था इलेक्शन में, तो मुझे बुलाते थे और कहते थे कि इम्तियाज भाई, इतना अच्छा करियर है, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, क्यों छोड़कर आ रहे हैं? मुझे मायूस करते थे और ये कहते थे कि ये कौम पे भरोसा नहीं करना, ये कौम कभी एक प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकती है। यही मेंढकों में से कुछ मेंढक थे जो कहते थे कि साहब, इस कौम को हम बिरयानी के अंदर खरीदते हैं। लेकिन सोचिए इस इम्तियाज जलील का अपने रब के ऊपर कितना यकीन था। हम लोगों से ये कहते थे कि जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अपने रब पर छोड़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, शिद्दत के साथ हम मेहनत करेंगे। मुझसे कहते थे कि अगर असद अवैसी साहब भी आ जाए औरंगाबाद को और अगर डोर टू डोर कैंपेन भी कर ले, घर घर जाए और वोट मांगे आपके लिए, तो इम्तियाज भाई 8-10 हजार से ज्यादा वोट आप ले नहीं पाएंगे। एक साहब ने तो कहा, भाई टिकट फॉर्म भरने से पहले हमको पूछ लेना था। हम पिछले 35-40 सालों से औरंगाबाद की सियासत हम करवाते हैं, कौन आमदार बनेगा, कौन खासदार बनेगा, ये हम तय करते हैं। आप अचानक पूना से आते हैं और कहते हैं कि मैं आमदार बनूंगा। आपको मालूम है, ये वो लोग थे जो मुझसे कहते थे कि 8-10 हजार वोट मिलेंगे। मैं भी शुरुआत में सोचता था, लेकिन जैसे जैसे हमने मेहनत करना शुरू किया तो मेरा यकीन बढ़ता गया और इतना यकीन पुख्ता हो गया। एक ऐसा मंजर हमने इस शहर के अंदर देखा कि लोग आते थे देखने के लिए कि कौन ये शख्स है जो पूना से आता है और ये कहता है कि मैं आमदार बनूंगा। महज 22 दिन पहले वो भी। दोस्तों, आप लोगों के उस मेहनत को, आप लोगों के उस जज्बे को, उस जोश को मैं सलाम करता हूं कि हमने क्या किया, तो हमने सिर्फ मुत्तहिद क्या हुए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या आए, एक ताकत हमने क्या दिखाई कि 27 सालों तक आपके इस इलाके का आमदार शिवसेना का हुआ करता था। हमने जरा सी आहट क्या ली, एक अंगड़ाई क्या ली, 27 सालों के बाद शिवसेना के उस झंडे को उखाड़ फेंका और हमारे हरे झंडे को हमने लहराया। और अगर ये मुमकिन हुआ तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ। और आज हमको लोग ये कहते हैं कि एमपी का इलेक्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। मुझे अलग अलग ताकतों के बारे में बताया जाता है।
अलग अलग ताकतों के बारे में मुझे डराया जाता है और मैं उनसे यही कहता हूं, ताकतें तुम्हारी कुछ भी हो, हमारी ताकत तो हमारा खुदा है मेरे भाई। ताकतें तुम्हारी हो पर खुदा हमारा है। यही यकीन के ऊपर हम इस मैदान में उतरे हैं और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो पिछले 4-6 दिन के अंदर एक माहौल बदला है। मैं जब कन्नड़ गया पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि यहां पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं महज 4 दिन के बाद अब दोबारा उसी शहर के अंदर गया तो मैंने देखा कि खुदा भी कैसे कैसे करिश्मे करता है, कैसे कैसे दिलों को फेरता है। दोबारा जब गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं कन्नड़ को दोबारा आऊं ना आऊं, पूरा कन्नड़ मेरे साथ इंशाल्लाह खड़े रहेगा। दोस्तों, हमारा काम क्या है? हम लोगों को पिछले 70 सालों से क्या किया जा रहा है, यही गणित के अंदर उलझाया जा रहा है। यही बातें समझाई जा रही है कि नहीं होता है। और कौन लोग समझा रहे हैं? जो यही कहते थे कि 8,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। अरे कौम एक ताकत बनकर खड़ी रही तो 60,000 वोट हमने हासिल किए और 20,000 की लीड से हम चुनकर आए। उस वक्त ये सच्चाई है कि उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महज मुसलमानों के वोट मिले थे, क्योंकि दलित भाई, उन्हें यह पता नहीं था कि हैदराबाद की कौन सी जमात है। उन्हें नाम भी बराबर से लेना आता नहीं था। ढगे साहब सही है ना? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ढगे साहब स्टेज पर चढ़ने से पहले याद करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया तो हमने हमारे दलित भाइयों के अंदर एक विश्वास जताया, एक ऐसा यकीन पैदा किया कि हम कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है। अगर हम तुम्हें टिकट देते हैं तो जिताकर लाने की जिम्मेदारी भी हम उठाते हैं। उसके बाद आज बाड़ा साहब अंबेडकर जी अवैसी साहब ने जो एक अलायंस किया है, वो अलायंस यकीनन उन राजनीतिक पार्टियों का सरदर्द बन चुकी है। वो गठबंधन उन राजनीतिक पार्टियों के लिए एक ऐसा सरदर्द बन चुका है जो ये समझते थे कि मुसलमानों के वोट तो हमारी जागीर है, जो ये समझते थे कि दलितों का वोट खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं है, यही करते आए थे। आज अलग अलग ऐसे समाज जिन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम के ऊपर हमने टिकट दिया है, बाड़ा साहब ने टिकट दिया है। आज अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ मुसलमान वोटों की बात कर रहे, तो हमें फख्र होता है जब इस शहर का मराठा समाज का एक संगठन हमारे पास आता है और ये कहता है कि इम्तियाज भाई, हमें ना कांग्रेस के साथ जाना है, ना भाजपा, ना सेना के साथ जाना है। इस बार हम तय करे हैं कि हम इम्तियाज जलील आपके साथ जाना चाहते हैं। आज धनगर समाज के करीब 1,60,000 वोट इस शहर के अंदर है। धनगर समाज के लोग पूरे हमारे साथ आए। कल ही उनका एक बड़ा डेलीगेशन मेरे घर पर आया और उन्होंने कहा कि हम अलग अलग पार्टियों से जुड़े थे, कोई भाजपा में था, कोई सेना में था, कोई राष्ट्रवादी में था, कोई कांग्रेस में था, लेकिन हमें इस बात का एहसास हुआ कि जो
मुसलमानों और दलितों के साथ होता आ रहा है 70 सालों से कि बस तुम्हारा काम वोट दो, वोट दो, वोट दो। सत्ता में जाकर वो बैठेंगे। इसीलिए धनगर समाज के लोगों ने भी हमारे पास आए और लिखित के अंदर ये दिया और उन्होंने कहा कि इम्तियाज भाई, 1 रुपया भी हम आपसे नहीं लेंगे, हमारी गाड़ी लगाएंगे, हमारा स्टेज लगाएंगे, आपके लिए हम सिर्फ प्रचार करने का काम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस शहर के अंदर परिवर्तन हो और आप हमारे खासदार बने। मेरे भाइयों, ये हमको सोचना चाहिए, हमने पिछली बार क्या किया था? हमने कुछ नहीं सोचा था, हम सिर्फ अपना वोट डालने के लिए गए थे। हमने लोगों से यह कहा था कि सिर्फ अपना वोट डालो। आज दोस्तों, जब मैं अपनी मंजिल इतनी करीब पाता हूं तो मुझे और एक बात का यकीन हो जाता है। जिस तरह असेंबली इलेक्शन के दौरान महज 22 दिन पहले अगर एक मोहल्ले का कॉरपोरेटर बनना है तो 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कॉरपोरेटर बनता है। और एक शख्स 22 दिन पहले आता है और आमदार बनने के बात करता है। तो मैं उस वक्त भी लोगों से एक बात कही थी और आज भी उस बात को दोहरा रहा हूं, अगर मेरी नीयत साफ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। और हर रोज हम देख रहे हैं कि कैसे रास्ते बनते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे रास्ते बनते जा रहे हैं कि आज अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पर भी स्टेज सजेंगे, यहां पर भी अलग अलग पार्टियों के लोग आएंगे, बातें करेंगे। मैं आप लोगों में से एक बात कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस का स्टेज इस जगह पर सजा या राष्ट्रवादी के कोई नेता आए तो उन्हें सुने जरूर आप। मुझे बड़ा खराब लगा जब किसी इलाके से वहां पर एक कैंडिडेट का जलसा नहीं हुआ। यह सियासत है, डेमोक्रेसी है, हर पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन आपको उन्हें सुनना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितने लोग आज मुझे सुनने के लिए आए हैं, कल कांग्रेस का भी स्टेज यहां पर सजेगा, इससे ज्यादा लोग आइए सुनने के लिए, उनका भाषण सुनिए, लेकिन उनके सुनने के बाद उनसे एक सवाल जरूर करिएगा। उठ खड़े रहिए और उनसे यह सवाल करिए कि क्या मुसलमानों का काम सिर्फ वोट देना है? क्या अशोक चौहान को कभी यह लगा नहीं कि जिस कौम का मैं वोट पिछले 70 सालों से लेता आया हूं, क्या शरद पवार को यह कभी लगा नहीं कि जिस कौम के बलबूते के ऊपर मैं अपने आमदार और अपने खासदार चुनता हूं? उनसे यह बात पूछना जरूर मेरे भाइयों कि क्या वजह है कि औरंगाबाद या ऐसे इलाके, महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, क्या राष्ट्रवादी को एक भी सीट मुसलमानों के लिए नजर नहीं आई? क्या कांग्रेस को यह लगा नहीं कि हम एक ऐसी सीट दे कि जहां से हम मुसलमान को चुनकर ला सकते हैं? आप मिलकर यह सवाल करना चाहिए, और अगर आप यह सवाल नहीं करेंगे तो आप अपनी कौम के साथ धोखा करेंगे। और ये नेता, ये कांग्रेसी नेता ये समझेंगे कि हमसे तो कोई सवाल करने वाला है ही नहीं। जो स्थानिक नेता है इस इलाके के, जो अपने गले के अंदर पंजे का और घड़ी का मफलर लेकर दौड़ेंगे, उनसे एक बात जरूर पूछना कि क्या वजह है कि लोकसभा के अंदर पूरे महाराष्ट्र से पिछले कई सालों से एक 48 में से एक भी मुस्लिम एमपी, ना तो कांग्रेस ना तो राष्ट्रवादी कांग्रेस
जिता पाई है। जिताएगी कैसा अगर वो टिकट ही नहीं देती है। उनके नेता ने एक बार कहा था कि अगर हम मुसलमानों को टिकट देते हैं तो मुसलमान तो उन्हें वोट दे देता है, लेकिन दूसरे जात के, दूसरे धर्म के लोग कोई मुसलमान को वोट देना नहीं चाहता। अगर यही बात है तो हम किस बुनियाद के ऊपर इस सेक्युलरिज्म के ढोंग, इस सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर हम अपनी कौम का सौदा करते रहे। और आपको, तमाम यहां पर मौजूद लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है कि आज लोकसभा के अंदर जहां हमारे मजहब के ताल्लुक से अब फैसले लिए जा रहे हैं, हमारे शरीयत के कानून को बदलने के फैसले कोई महानगर पालिका या कटकट गेट के चौराहे पर नहीं लिए जा रहे, लोकसभा के अंदर लिए जा रहे हैं। और लोकसभा के अंदर अगर हमारी आवाज ही नहीं है, कोई हमें विरोध करने वाला ही नहीं है, और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, शर्म मुझे इसलिए आती है कि एक भी मुस्लिम एमपी महाराष्ट्र से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी गुजरात से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी राजस्थान से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी मध्य प्रदेश से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी कर्नाटक से नहीं, एक भी मुस्लिम एमपी गोवा से नहीं। आज ये आपको, मुझे शर्म आनी चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे कि नहीं ये सेक्युलर जमाते हैं, अगर इम्तियाज जलील खड़े रहा इलेक्शन में, मजलिस अगर खड़े रही तो शिवसेना जीत कर आ जाएगी, यही ज्ञान बड़ा पढ़ाया जा रहा ना आपको, यही बताया जा रहा ना कि इम्तियाज जलील खड़े रहे तो सेना जीत जाएगी, यही बताया जा रहा है। पिछले 20 सालों में जब चंद्रकांत खैरे शिवसेना का इस शहर का खासदार बनते आ रहा है 4 टर्म से, मजलिस ने तो एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़ी इन 20 सालों के अंदर। वंचित बहुजन आघाड़ी तो इन 20 सालों के अंदर वजूद में ही नहीं थी, हम इलेक्शन ही नहीं लड़े। अगर हमने इलेक्शन नहीं लड़े तो किसने मुकाबला किया शिवसेना भाजपा का? तो वही कांग्रेस ने लड़ी, वही राष्ट्रवादी ने लड़ी। ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ते रहे, पिछले 20 सालों से लड़ते रहे। हमने भी अपना वोट किसको दिया? आप खुद ये मानेंगे, मैं खुद अपना वोट कांग्रेस को देता आया ताकि वो लोग सेना को हरा सके, भाजपा को हरा सके। 20 साल दिए हमने, 20 साल तुमने पूरी ताकत लगाए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी तुम सेना को औरंगाबाद में पछाड़ नहीं सके। हमने 20 साल तुमको दिए, तुमने अपनी ताकत दिखा दिए कि तुम्हारी ताकत इस शहर के अंदर है नहीं कि तुम इन फिरका परस्त ताकतों को हरा सके। 20 साल के बाद अब एक मौका हमको दो, हम दिखाएंगे सेना को कैसा पछाड़ा जाता है इस शहर के अंदर। एक बार हमने पछाड़े हैं, इंशाअल्लाह दूसरी बार भी पछाड़ेंगे हम उन्हें यहां। दोस्तों, ये सीट महज एक औरंगाबाद की लोकसभा की सीट है, ऐसा नहीं है। ये सीट महज यहां के मुसलमानों के लिए एक नाक की बात हो गई है, एक इज्जत की बात हो गई है। आज इस सीट के ऊपर न जाने दुनिया के ऐसे कितने मुसलमान नजर लगाए हुए हैं। आपको हैरानी होगी
कि कुछ दिन पहले मीरठ का एक रहने वाला, उत्तर प्रदेश मीरठ का एक रहने वाला शख्स मुझे मक्के शरीफ से फोन करता है और कहता है कि इम्तियाज भाई, मैंने गूगल से आपका नंबर निकाला, टेलीफोन नंबर। जब आपका टिकट का चल रहा था तो मैंने शिद्दत से इबादत की थी। आज मैं उम्रा करने के लिए आया हूं, मैं काबे शरीफ के सामने खड़ा हूं इम्तियाज भाई, और आपकी जीत के लिए मैं दुआ कर रहा हूं। दोस्तों, उस जज्बे को देखिए कि कैसा एक अनजान आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं, जो मुझे जानता नहीं, जो मुझे पहचानता नहीं, वो सिर्फ इसलिए दुआ कर रहा है कि हमारी अपनी भी क़यादत जिंदा हो, हमारी अपनी भी क़यादत पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। मैंने बाड़ा साहब अंबेडकर जी से 2 दिन पहले कहा कि बाड़ा साहब, जब फॉर्म भरने गए तो आप इतना बड़ा जुलूस लेकर गए, ये तो तय हो गया है कि असद अवैसी साहब के साथ बाड़ा साहब आप भी लोकसभा में जाने वाले हैं, ये तो तय हो गया है। लेकिन मैंने बाड़ा साहब से कहा कि ना बाड़ा साहब, आप अकेले नहीं जा रहे, आपके पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं इंशाअल्लाह, और हम जाएंगे मेरे भाइयों। मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं, तमाम नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से। देखिए, महज 28 दिन का वक्त हमें मिला है, 1900 पोलिंग बूथ है, सौों से ऐसे गांव है, कस्बे है, इलाके हैं। हम अगर दिन और रात भी अगर पूरी कोशिश कर ले कि उन गांवों में जाए, उन कस्बों में जाए, उन बस्तियों में जाए, दिन और रात करने के बावजूद भी ये मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए मैं यहां पर मौजूद कटकट गेट के तमाम वो गयूर मुसलमानों से, तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा, किसी का नाम रफीक है, किसी का अखील है, किसी का शकील है, कोई चाउश है, कोई पठान है, कोई सैयद है, कोई शेख है, 23 तारीख तक अपना नाम बदल लो मेरे भाई। हर एक ने अपना नाम 23 तारीख तक इम्तियाज जलील रख लो, तब हम जाकर अपनी मंजिल हासिल कर सकेंगे। लोगों से ये कहो, अगर कोई कहा इलेक्शन के वक्त में लोग बड़े अकड़ते रहते हैं, यार इलेक्शन में खड़ा रहा, अपने पास तो आया भी नहीं। एक साहब ने कहा, क्या बॉस अभी एमपी बने नहीं, सलाम करे, हमने जवाब भी नहीं दिए बॉस। मैं बोला, देखा नहीं ना बॉस, मैंने देखा तो बराबर करूंगा ना, क्योंकि सलाम तो खुदा को पहुंचता ना भाई। लेकिन मामला बड़ा पेचीदा होता है। एक साहब ने तो बोल दिए, भाई अपने घर में एक पार्टी है, वो पार्टी में आना पड़ेगा, नहीं तो अपन वोट नहीं देने वाले। अब मैं उनको समझा रहा, मेरे भाई मैं गंगापुर में हूँ, अपने को नहीं मालूम, अपने घर में 14 वोट है, आना पड़ेगा भाई। अब मैं ये दुविधा में कि गंगापुर जाऊं या 14, हिसाब लगा ले रहा मैं 14। खैर, अल्लाह उस बंदे को तौफीक दे, उसको मना लिया और वो मान लिया। मैं बोला, जीत के आऊंगा इंशाल्लाह, तेरे घर पे जरूर आऊंगा और पार्टी खाऊंगा, और एमपी बन के आऊंगा तो पार्टी खाने का अलग मजा रहेगा इंशाल्लाह। बस मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं कि हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, आप लोगों को ये इलेक्शन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये इम्तियाज जलील का इलेक्शन है और इम्तियाज जलील इसे लड़ेगा और इम्तियाज जलील इसे जीतेगा, तो ये गलत है। ये इलेक्शन आप लोगों का भी है मेरे भाइयों। अगले कुछ दिनों तक हमें मेहनत करने का है और उन लोगों की फिक्र नहीं करने का है जो चाय के ऊपर चर्चा करते हुए सारा ज्ञान बांटते हैं कि यार ये कैसा होगा। होगा बोलना, तू फिक्र मत कर, इंशाल्लाह होगा। तू तेरा वोट दाल और पतंग के ऊपर दाल, सब होने वाला है, बराबर होने वाला है। ऐसे लोगों से ज्यादा ज्ञान मत करिएगा। एक नरेंद्र मोदी है जो चाय के ऊपर चर्चा करते हैं,
और पूरा कटकट गेट तो एक्चुअल में चाय पे चर्चा हमारे ऊपर करता है उसके अंदर, यार इम्तियाज भाई इम्तियाज आएगा क्या, इसको कितने मिलेंगे, उसको कितने मिलेंगे। एक बात मैं यकीन के साथ कहता हूं, आज रात में सोते वक्त 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करना और ये तसव्वुर करना 23 मई का वो मंजर जब नतीजे आएंगे, वो मंजर को याद करना कि जब 2014 का नतीजा निकल रहा था गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, नौजवानों के सरों का समंदर हम देख रहे थे। रिजल्ट निकलने से पहले ही सलीम सहारा साहब ने 2 टैंकर मंगा लिए थे हरे रंग का कटकट गेट के ऊपर। वो मंजर ये भी सोचना कि आज अगर हम ये सीट अगर हम निकालते हैं तो हम एक यकीन पैदा करेंगे, एक ऐसा यकीन पैदा करेंगे कि आज इस मुल्क की सियासत बदल जाएगी। कि अगर हम ये कहेंगे कि अगर मुसलमान, दलित और बहुजन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकता है तो हम लोग पूरी सियासत बदल सकते हैं। मुझे मालूम है अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी साजिशें रची जा रही है और ये जो प्यादे आ रहे हैं ना आपके पास, मेंढा का तुम वहीं रहो, नहीं निकल सकते, मर जाएंगे, वहीं रहो बोलने वाले बहुत आएंगे। सुना है आ भी रहे हैं, रात में आते हैं और आपको बताते हैं कि वहीं रहो। ये असल में अपने उस पर नहीं आ रहे हैं, पेट्रोल कोई और डाल रहा है उनके गाड़ियों में, पेट्रोल कोई और डाल रहा है और बोल रहा है कि जाओ अपनी बस्तियों के अंदर और मायूसी फैला दो, बताओ उनको गणित बताओ। अगले कुछ दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है एक एक कैंडिडेट को कितना पैसा दे रही है, चाहे वो उनका कैंडिडेट हो या उनका अलायंस पार्टनर का यानी कि शिवसेना का हो। एक एक कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के हर कैंडिडेट को अपनी पार्टी 10-10 करोड़ रुपया दे रही है। हर एक को मालूम है कि इलेक्शन अपने को किसी भी हालत के अंदर जीतना है। दोस्तों, आपके पास भी आएंगे, आपके बस्तियों में, गलियों में आएंगे, एक एक वोट की कीमत तय की जाएगी। एक वोट की कीमत कितनी होगी? 500 देंगे, 1000 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, इससे ज्यादा एक वोट की कीमत नहीं मिलेगी। वो पैसा अगर आपके पास आया तो उस पैसे की तरफ देखना और ये कहना कि अगर मंडी में गए तो कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे तो बाजारों में मिलते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में खरीदे नहीं जाते। और मेरे ये नौजवान, ये वो शेर है जो इंशाअल्लाह 23 अप्रैल को एक ऐसा नमूना पेश करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और 23 मई को जब नतीजे आएंगे तब वो मंजर हम याद करेंगे और एक तारीख दर्ज कराएंगे कि 40 साल के बाद 1980 में इस शहर से आखिरी मुस्लिम एमपी इलेक्ट हुआ था। काजी सलीम साहब, मरहूम काजी सलीम साहब 1980 के अंदर, करीब 40 साल हो गए। लोगों के अंदर मायूसी, ऐसा नहीं होता, जीत ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। इंशाअल्लाह आपको ये दिखा देंगे कि हर मेंढक डूबने वाली नहीं रहती है। एक मेंढक इंशाअल्लाह कूद कर आएगी और आपको दिखाएगी। इसीलिए लगे रहिए अपने कामों पर, जाते जाते बस जोरदार ऐसा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।